नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। नई सरकार बन गई, नए स्पीकर बन गए और संसद में पहले दिन प्यार मोहब्बत चलाने की कोशिश की विपक्ष ने, जो ओम बिरला जी की बदतमीजी के आगे, और मैं ये शब्द कहने के लिए कोई माफी नहीं मांगूंगा, जिस तरह से हुड्डा जी जैसे सांसद को, जो 5 बार के सांसद रह चुके हैं, वरिष्ठ सांसद हैं, बैठ जाओ वाली भाषा कही गई, वो बेहद दिल दुखाने वाली भाषा थी। हमने मीरा कुमार जी को देखा है, हमने सोमनाथ बाबू को देखा है, हमने एक से एक स्पीकर्स को इधर के भी और उधर के भी देखा है। कभी ये भाषा माननीय सांसदों के लिए उपयोग नहीं की जाती है। तो प्यार मोहब्बत की जो शुरुआत की थी, अच्छा सा भाषण देकर राहुल गांधी जी ने, सुप्रिया सुले ने और बाकी लोगों ने, जिसको सुनकर भी हमको बहुत अच्छा नहीं लगा था कि हम इतनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं और आप वहां पे प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन शायद उन लोगों ने सोचा हो कि शुरुआत प्यार मोहब्बत से किया जाए। वो प्यार मोहब्बत कल की कल खत्म हो गई और आज राहुल गांधी कुर्ते से फिर से टी शर्ट पर आ गए। कल तक कुर्ता पहने हुए थे, बड़े सोबर लग रहे थे, आज फिर वो टी शर्ट पे आ गए और ये घोषणा की कि नीट पे बहस के लिए विपक्ष मांग करेगा। जब ये घोषणा की गई और मांग की गई तो संसद को स्थगित कर दिया गया और खड़गे साहब का माइक उस समय ऑफ कर दिया गया, म्यूट कर दिया गया, जब राज्यसभा के अंदर वो नीट पर बोलने के लिए उठे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार शुरुआत से ही बहस से क्यों भाग रही है। और इस सरकार की शुरुआत भी बहुत मजेदार हुई है। मजेदार तो मैं नहीं कहूंगा, मैं दुखद कहूंगा। चुनाव से ठीक पहले जिन हवाई अड्डों की छतों का और एक्सटेंशंस का उद्घाटन, आजकल हर चीज का उद्घाटन सीधे प्रधानमंत्री करते हैं, कोई और नहीं करता है, उन्होंने उद्घाटन किया था। उसमें एक भाई साहब बैठे हुए हैं सामने, तो उनके स्टेट जबलपुर, हमारे स्टेट मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक छत गिरती है कल, जिसमें केवल एक कार घायल होती है, और आज दिल्ली के T1 की छत गिरती है, बुरी तरह से गिरती है, जिसमें 3 लोग मारे जाते हैं। और उसके बाद कहा जा रहा है कि ये तो 2008-2009 में बनी थी। तो 2008-2009 में जो चीज बनी होगी 10 साल तक सत्ता में रहने पर, आप उसका कोई मेंटेनेंस नहीं करेंगे और गिर जाएगी, तो आप बात कहेंगे कि ये कांग्रेस का बनवाया हुआ था। मैं एक सवाल पूछकर और बिना किसी, मैं एक बात सवाल सरकार से पूछकर और सीधे राकेश भाई को माइक दे रहा हूं कि वो अपनी बात कहें कि राष्ट्रपति भवन में कल कोई दिक्कत हो जाए, खुदा ना करे, भगवान ना करे, अगर राष्ट्रपति भवन का कोई छज्जा गिर जाए, तो क्या हमारी सरकार ये कहेगी कि इसको तो अंग्रेजों ने बनाया था? उनसे सवाल पूछिए, हमारा कोई दोष नहीं है। राकेश भाई, स्वागत है आपका, बिल्कुल। आप अपनी बात रखिए। जी, बहुत शुक्रिया। पहले इन दुर्घटनाओं का उल्लेख कर लें। देखिए, ये सरकार पिछले 10 साल से हर चीज के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू पर, कांग्रेस पर, अतीत के 70 सालों में से जो 55 सालों में राज रहा है कांग्रेस का, उनके मत्थे मढ़ने का काम करती चली आ रही है। वो वर्तमान में जीती ही नहीं है, वो अतीत जीवी है, न वर्तमान के प्रश्नों का उत्तर देती है एक बहुत और न बड़ी भविष्य। खबर आई है राकेश भाई, एक बहुत बड़ी जी, खबर आई है, आपको सुन के भी प्लीज। खुशी होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फाइनली जमानत मिल गई है, तो हम इस पर भी बहुत बात शानदार, करेंगे। लेकिन और ये बहुत खूबसूरत खबर है, ये एक ऐसी बहुत खबर जरूरी है खबर। जिसको सुन के हम सबको अच्छा लगा है। जय जोहार। बिल्कुल। झारखंड के बड़े नेता, आदिवासियों के सबसे बड़े नेता और हेमंत सोरेन जी को जमानत मिल गई है। जैसे और डिटेल्स आएंगी तो आगे हम इस पर बात करेंगे। जी जी राकेश बहुत अच्छी खबर के साथ दिन की शुरुआत हुई है अशोक जी। और मन भावुक हो जाता है कई बार ऐसी स्थितियों को देख के जी, कि जिस वक्त बिल्कुल। कहीं से इंसाफ की कोई रोशनी नहीं दिखाई देती, एक निर्वाचित मुख्यमंत्री तिहाड़ से बाहर नहीं आ पाता, उससे पहले दूसरी एजेंसी उसे गिरफ्तार करने के लिए दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। भले हम उसकी राजनीति से असहमत हैं, हम सब जानते हैं वे किस तरह की चुनिंदा राजनीति करते हैं, इसके बावजूद एजेंसियों को आजाद बनाकर चुने हुए प्रतिनिधियों पर जो जुल्म है, वो सत्ता की पहचान बना हुआ है। और बहुत अच्छी खबर है कि हेमंत सोरेन को जमानत मिल कल गई को है। कल को कोई शिवराज सिंह चौहान को भी इस तरह से परेशान करेगा तो विचारधारा में उनके ठीक विपरीत होते हुए मैं और राकेश पाठक जी यही बिल्कुल, बात करेंगे यहां से। 100% गारंटी है हमारे दर्शकों के लिए। हम हर जुल्म के खिलाफ ऐसे ही बोलते रहेंगे। अब मुद्दे पर आते हैं कि जो निर्माण कार्य जिस वक्त ढह रहे हैं, देखिए बिहार में 3 पुल ढह गए एक हफ्ते के अंदर या कुछ महीनों के अंदर। उसके लिए किसे दोष देंगे? कर्पूरी ठाकुर को दोष जिम्मेदार ठहराएंगे क्या, या लालू यादव को जिम्मेदार ठहराएंगे? तो ये सरकार किसी भी 4 पुल जिम्मेदारी है, को। कल कल एक और पुल गिरा है, 4 पुल हाँ, हो कल गए। एक और 4 हो गए, अब 4 हो गए। तो ये सरकार
किसी जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार नहीं होती। ये नो डाटा सरकार है, इसके पास ना कोई आंकड़े होते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट पूछता है कोरोना काल में कितने लोग सड़कों पर विस्थापित हो रहे थे, सरकार कह देती है एक भी व्यक्ति सड़कों पर विस्थापित नहीं था। कितने लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए, हमारे पास कोई डाटा नहीं है, कोई नहीं मरा ऑक्सीजन कमी से। तो आप इस सरकार से उम्मीद करेंगे कि वो जबलपुर में, जिसको 10 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जिसका उद्घाटन करके आए थे, उसकी छत गिरने की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, और अब उनको 2008-9 की एक छत मिल गई है, तो सब कुछ भुलाकर अब यूपीए की सरकार को कोसने का काम भोंपू मीडिया भी करना शुरू कर चुका है सुबह से। देख लीजिए अशोक भाई, वही खबरें चल रही हैं कि ये तो मनमोहन सिंह की सरकार के समय बना था। चलिए उनके समय बना तो उन्हें सजा दे दीजिए अब। और आपके समय जितने हादसे हो रहे हैं, जितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसको भी मनमोहन सिंह और नेहरू जी लेंगे क्या? तो ये गैर जिम्मेदार सरकार है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो 50 साल पहले के आपातकाल का रोना रोती है। तब उसे अशोक पांडे जी बताते हैं कि भाई उसके समर्थन में तो आपका पितृ संगठन खड़ा था। देवव्रत साहब चिट्ठियां लिख रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी बंगाली मार्केट में, कौन सा बांग्ला मार्केट है दिल्ली में, वहां पर चाट खा रहे थे आपातकाल में। बंगाली मार्केट, वहां तो चाट खाते हुए घूमते थे, वे भी ज्यादातर समय बाहर रहे। तो कुल मिलाकर इन्हें अपनी जिम्मेदारियों से बचना है, अतीत पर थोप देना है। इसीलिए आज सदन में जब नीट पर बहस करने की गुजारिश की विपक्ष ने, तो उन्होंने इसके लिए सहमति नहीं दी। आप देखिए राहुल गांधी का माइक म्यूट किया गया। अब लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं मेरे पास कोई बटन नहीं है। अरे आपके पास बटन होने की जरूरत नहीं है, बटन जिनके हाथों में है उनको सब मालूम है, उनको आपकी स्टैंडिंग बटन तो ऑर्डर। खुद दूसरों के हाथ आपकी बटन तो खुद दूसरों के हाथों में है। मैं यही कहने वाला था, आपकी डोर, आप तो खुद कठपुतली हैं, आपकी डोर तो किसी और के हाथ में है। सुबह सदन शुरू होने से पहले आपको बता दिया जाता है कि आज कितना अटैकिंग होना है, मतलब अटैक इज द बेस्ट डिफेंस में लोकसभा अध्यक्ष 3 दिन से दिखाई दे रहे हैं, हमला कर दो पहले ही विपक्ष में। उन्हें बता दिया जाता है सुबह कि सुबह से ही आपको सांसदों के साथ, अपने से भी वरिष्ठ सांसदों के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार करना है। जो व्यक्ति अपनी आसंदी की लज्जा, उसकी लाज नहीं रख पा रहा। कल मैंने अशोक भाई एक चैनल पर निर्लज्ज शब्द का इस्तेमाल कर दिया था, मुझे नहीं मालूम, उस पर आपत्ति हुई तो मैंने कहा अगर ऐसा कोई असंसीधी शब्द है तो मैं खेद प्रकट करता हूं, और इसकी जो सजा होगी उसको भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरा संविधान, मेरा नागरिक अधिकार मुझे ये देता है, नागरिक होने का अधिकार, कि मैं जो व्यक्ति अपनी आसंदी की लाज नहीं रख पा रहा उसे निर्लज्ज कह सकता हूं। आपने बदतमीज कहा है, पूरा सोशल मीडिया उन्हें बदसलूक, बदतमीज, न जाने क्या क्या लिख रहा है। वे जो कुछ कर रहे थे कल एक अपने से वरिष्ठ सांसद को के साथ, आज भी उन्होंने देश के सबसे अहम मसले पर बातचीत के लिए, चर्चा के लिए विपक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। राज्यसभा में 2 विपक्ष के नेताओं ने प्रस्ताव रखा था अनुच्छेद 267 में, जो सभी कार्यों को रोककर किसी विशेष विषय पर चर्चा करा सकता है सदन। सभापति को इसकी इजाजत देना चाहिए, उसे स्वीकार नहीं किया। लोकसभा में मणिकर्ण टैगोर ने कार्य स्थगन प्रस्ताव रखा, विशेष चर्चा का प्रस्ताव रखा, उसे खारिज कर दिया। मजबूरी में विपक्ष को फिर अपने तेवर दिखाने ही पड़ेंगे। और देखिए सबसे अच्छी बात जो आपने शुरू में कहा कि राहुल गांधी और सुप्रिया सुले, सारे लोगों ने सद्भाव के साथ संसद चलाने, आपसी तालमेल के साथ संसद चलाने की बात कही। विपक्ष तो उस मंशा से आया ही है सदन में, वो तो आज भी यही कह रहा था। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मैं चाहता था कि विपक्ष और सरकार देश के लाखों करोड़ों युवाओं को यह संदेश दें कि हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, विपक्ष अकेला बात नहीं करना चाहता। तो आप सोचिए इससे बेहतर साझेदारी एक स्वस्थ लोकतंत्र में और क्या हो सकती है? सरकार और विपक्ष एक साथ खड़े एक प्रस्ताव पास करके छोड़ा जा सकता था, सरकार अपर हैंड ले सकती थी, सरकार की तरफ से प्रस्ताव आ जाता, प्रस्ताव पास हो जाता। बिल्कुल, या ये इतना ही कह देते कि अभी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है, लेकिन हम विपक्ष की इस मांग के साथ हैं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन मंशा नहीं है इस सरकार की। देखिए बहुत से लोगों को यह भ्रम हुआ था कि बीजेपी 240 सीटों पर रह गई है, इसलिए नरेंद्र मोदी में कुछ सुधार होगा। लोकसभा अध्यक्ष भले ही ओम बिरला वही वाले हैं पिछले 5 साल वाले, लेकिन वे शायद कुछ बदल जाएंगे, सामने संख्या बहुत है। मैं हमेशा से पहले दिन से कहता आया हूं 2004 की शाम से कि जिस दिन सूरज पश्चिम में उगेगा उस दिन मोदी जी और बीजेपी बदल जाएंगे, उससे पहले बदलाव की कोई उम्मीद नहीं। आपके यहाँ भी कहा था जी, आपके चैनल पर भी कहा था जी। तो देखिए 3 दिन में उन्होंने मुझे सही साबित कर दिया। प्रधानमंत्री संसद की दहलीज पर खड़े होकर
विपक्ष के लिए कह रहे हैं कि ड्रामेबाजी करेगा विपक्ष, नखरे दिखाएगा। आप पहले दिन से एक तरफ कहते हैं सबको साथ लेकर सदन चलाना है, दूसरी तरफ विपक्ष की आवाज को नखरे कहते हैं, उसे ड्रामेबाजी कहते हैं। तो प्रकारांतर से आप लेकिन ये बस भी स्वीकार इतना करें। है, इतना है राकेश भाई, बस इस बार कि इस बार ये ड्रामे बर्दाश्त करने पड़ेंगे, क्योंकि 60-70-100 लोग नहीं हैं, 234 लोग हैं, तो असर पड़ेगा। बिल्कुल करने पड़ेंगे। और मैं तो बहुत आशंकित हूं कि जिस तरह के तेवर पप्पू यादव जी दिखा रहे हैं, जिस तरह के तेवर चंद्रशेखर, जो आजाद समाज पार्टी की ओर से सांसद बनकर आए, राजकुमार रोट हैं, इमरान मसूद है, बहुत युवा तुर्क जो चुनकर आए हैं, और सबसे आगे की पंक्ति में बैठे हुए राहुल गांधी कौन सा छोड़ देने वाले हैं सर? अखिलेश और यादव के कहां से बख्श दें? अखिलेश जी के साथ 37 समाजवादी हैं, और मैं उन 37 में से कम 12-14 को कायदे से जानता हूं। वो छोड़ने वाले लोग नहीं है, बस एक इशारा नेताजी का चाहिए। बिल्कुल। और कांग्रेस में भी देखिए वर्षा गायकवाड़ है, क्या युवा तुर्क सांसद है, जमीन ही रहता है, जमीन से संघर्ष करके चुनकर आई हैं। राहुल गांधी खुद अब जितने कष्ट कंटकों में है जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। तो राहुल गांधी अब कष्ट कंटकों में से निकल कर आ गए हैं। 10,000 किलोमीटर की यात्रा करने वाला व्यक्ति काफी तजुर्बा ले चुका है। और थोड़ी सी महुआ विनम्र मोइत्रा। जानकारी ये भी है, महुआ मोइत्रा और राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की तुलना विनम्रता से अगर करें तो राहुल गांधी को 20 साल हो गए संसद में, नरेंद्र मोदी को 10 साल हो गए। ये भी तो एक आंकड़ा है। तो आज की तारीख बिल्कुल। में आप राहुल गांधी का सामना करने में भी बहुत आसानी से सफल नहीं हो पाएंगे। पहली बेंच में बैठे हुए तीन चेहरे आपको सताते रहेंगे, अवधेश प्रसाद जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव। आपको बार बार पीड़ा होगी कि जिस राम मंदिर, जिस अयोध्या, जिस हिंदुत्व के नाम पर आपने पूरी राजनीति की, पूरे चुनाव में आप राग अलापते रहे कि अगर कांग्रेस सपा वाले जीत गए तो राम मंदिर पर बाबरी ताला लगा देंगे, बुलडोजर चला देंगे। और वहां से समाजवादी पार्टी का सांसद, संयोगवश उसका नाम भी अवधेश है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम के अनेक नामों में से एक है, वो सामने बैठकर आपकी 56 इंच की छाती को चिढ़ाएगा। सामना तो आपको करना पड़ेगा। मैं विषय पर लौटता हूं तो नीट जैसा जरूरी विषय, अशोक जी, लाखों लड़के सड़कों पर है, और जैसे जैसे उसकी परतें खुल रही हैं, आप देखिए एनडीए का ही एक सहयोगी दल का विधायक है, वो कैमरे पर कह रहा है कि मैं तो परीक्षा कराता हूं, बेदी ऐसे पर्चा लीक बेदी करा। बेदी बेदी। बेदी। अगर वो विपक्ष का विधायक होता तो कहां होता इस समय अशोक जी? सीखचों के पीछे होता। सब जानते हैं। क्यों नहीं उस पर बिल्कुल। कार्रवाई कर रही है सरकार? सारे लोग, ऐसा लगता है कि सत्ता सिर्फ इसलिए इस पर बात करना नहीं चाह रही कि वो खुद इसमें लिप्त है। नीट परीक्षा में जो कुछ हुआ, उसके जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मुखिया थे प्रदीप जोशी जी, उनका मध्य प्रदेश का कार्यकाल, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का, उस पर सवाल उठ रहे हैं। उनका अतीत, उनकी वैचारिक निष्ठा, उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध होना, सब कुछ सामने आ चुका है। लेकिन सरकार इतने बड़े मसले पर सदन में चर्चा नहीं कराना चाहती तो कहां करना चाहिए? सड़कों पर अगर लड़के आए तो कल आपने लाठियां मार मार के सुझा दिया छात्रों को, युवक कांग्रेस के लोगों को, एनएसयूआई के लड़कों। कितने लोग कल घायल हुए हैं इस प्रदर्शन में। तो फिर विपक्ष क्या करे? न सदन में आप उसकी बात करने देना चाहते हैं, न सड़कों पर उसकी बात सुन रहे हैं, तो वो कहां जाए? वो अपनी मांग को लेकर हेग तो नहीं जाएगा ना कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चला जाएगा विपक्ष। बात तो आपको करनी ही पड़ेगी। और नरेंद्र मोदी और ओम बिरला जी को यह समझना पड़ेगा कि ये 4 जून 2024 से पहले की संसद नहीं है। आप दिन में कितनी बार स्थगित कर लें, 12 बजे के बाद दोबारा सत्र फिर शुरू हो गया होगा, फिर वही बात होगी। क्या कर लेंगे आप? और मैं तो आशंकित हूं कोई बहुत अभद्र, अशालीन, चिंताजनक दृश्य भी इस सदन में हम लोग बहुत जल्दी देख लेंगे, जो हम नहीं चाहते उपस्थित हो। हमारा स्वस्थ लोकतंत्र, हम लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहे थे, आपने 2-3 नाम लिए, और नाम लो जोड़ दीजिए सर। पीए संगमा, छोटे से कद के थे, कितनी शालीनता। जो बात ओम बिरला ने एक अभद्र तरीके से कही, समझ लीजिए माननीय सदस्यगण, जब मैं खड़ा हूं तो आप बैठ जाइए, मैं 5 साल इस चीज को याद नहीं दिलाऊंगा। वही बात पीए संगमा साहब कैसे कहते थे? खड़े होते थे, कहते थे आई एम ऑन फीट, मैं खड़ा, ऐसे करके अपने पैरों की तरफ हाथ दिखाते थे, क्योंकि कद उनका कम था। मैं खड़ा हूं अपने पैरों पर, पूरा सदन अपने आप बैठ जाता था। वो सदन था। जीएमसी बालियोगी, सोमनाथ चटर्जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे लोकसभा, मीरा कुमार, बैठ जाइए, उनका स्वर आज तक कानों में गूंजता है, बैठ जाइए प्लीज। इतने में पूरा सदन शांत होकर बैठ जाता था। सुमित्रा महाजन,
ये किस हाँ तरह की सही। परंपरा में, मावलंकर जी से लेकर हम लोगों ने सुमित्रा महाजन तक का पूरा देख, मावलंकर जी को हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा तो है ही ना कि सदन उस वक्त कैसे चलते थे, कितना सम्मान था। एक अवसर पर तो राजीव गांधी के समय तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष ने एक ऐसे प्रस्ताव पर बहस की अनुमति दे दी थी जो राजीव गांधी और सरकार नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा नहीं करिए बहस। उसको लेकर बहुत आलोचना हुई थी। मैं इस वक्त नाम भूल रहा हूं, उस वक्त लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, अशोक जी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा लोकसभा अध्यक्ष थे और विपक्ष की मांग को मानकर उन्होंने चर्चा की अनुमति दे दी थी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। लोकसभा की कार्यवाही 1 जुलाई तक स्थगित कर दी गई है, ऐसे ही ये बता, सरकार चलेगी। और अभी तो 1 जुलाई राज्यसभा तक, में हंगामा चल रहा है, लेकिन 1 जुलाई तक स्थगित कर दी गई है लोकसभा। 2 जुलाई तक तो सत्र ही है उसका अशोक जी। तो 2 जुलाई तक तो इस सत्र सत्र में ही है बातचीत उसका। नहीं होगी, तो इस 2 या 3 तक है बातचीत मेरे नहीं ख्याल होगी। से। बताइए जी। आप। और मुद्दा क्या है अच्छा नीट। राकेश भाई, अच्छा राकेश भाई, एक चीज मैं जोड़ देता हूं, बल्कि सवाल एक पूछ लेता हूं, उसके साथ कर लीजिए। जी जी। जब आप नीट पर लगातार बातचीत तक करने को तैयार नहीं है, जब आप नीट को कैंसिल करने को तैयार नहीं है, तो क्या लोगों के मन में यह सवाल नहीं उठता है कि आप कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हैं, आप कोई राज खुल जाने के डर से परेशान हैं, इसलिए आप इस पर बात नहीं कराना चाहते, आप इसकी जांच नहीं कराना चाहते? आपका मंत्री पहले कहता है कि केवल ग्रेस मार्क की प्रॉब्लम है, फिर कहता है कि हाँ हम स्वीकार करते हैं कुछ जगह लीक हुई है, और अब आप बहस करने को तैयार नहीं है। तो इशारा नहीं करता कि कहीं ना कहीं आप इसमें खुद इन्वॉल्व हैं? और आपसे जुड़े हुए एक व्यक्ति का नाम आ चुका है, आपने बताया सुभा सपा के विधायक का। बिहार में जिस व्यक्ति का नाम आया है, उसकी जो मां है वो जेडीयू की तरफ से चुनाव लड़ चुकी हैं। इस तरह के तमाम सारे इशारे आ चुके हैं, गोधरा कनेक्शन आ चुका है। उसके पहले यूपी का गुजरात का एक बड़ा किंगपिन जो है, जिसने यूपी में पुलिस की परीक्षा विदेश भाग कराई चुका थी है। और उसमें उसमें गड़बड़ी हुई, वो विदेश भाग चुका है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि, और ऐसा तो नहीं, मैं नहीं कहूंगा, ये सारी चीजें क्या शक की सुई किसी और तरफ नहीं ले जाती हैं? इससे अपना नुकसान आपका नहीं हो रहा है? देखिए, अगर शक की सुई सुई उनकी तरफ नहीं जा रही होती तो अब तक वे इसकी निष्पक्ष जांच करा लेते, सदन में बहस कराते। लगता यही है कि गुड़ मटकी के भीतर ही फूट रहा है, इसलिए वे नहीं चाहते कि इसकी कोई पारदर्शी जांच हो। आप देखिए कितना जिम्मेदारी से मुक्त ये शासन है, जो कि जब पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी, राजनाथ सिंह ने कहा था बहुत ही खिल्ली उड़ाने के अंदाज में, ये एनडीए की सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। यद्यपि इस्तीफे भी हुए हैं, ऐसा नहीं है, एमजे अकबर का इस्तीफा हुआ था और एक आध इस्तीफे हुए हैं, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये तो लज्जाजनक बात है कि आप नैतिकता, जिम्मेदारी सबसे परे हैं। इस सरकार में भी धर्मेंद्र प्रधान जो कुछ कहते रहे, नीट का खुलासा होने के बाद, परीक्षा स्थगित होने के बाद से, शुरू में उन्होंने कहा पर्चा लीक नहीं हुआ, बाद में पर्चा लीक साबित हो गया। ऐसे विद्यार्थी जो गिरफ्तार हुए हैं, वे गिरोह के लोग बयान दे चुके हैं कि उनको 1 महीने पहले पेपर मिल गया था, किसी को 1 दिन पहले मिला, रटाया गया, 20-20 लाख में पर्चे बिके हैं। सब कुछ सामने है, तो सरकार खुद को पाक साफ अगर साबित करना है तो जांच क्यों नहीं करा लेती, सदन में बहस क्यों नहीं कर रही है? इसका अर्थ यह है कि वो जो आपका इशारा है कि शायद उनकी खुद की तरफ ही कुछ तो नहीं है, उनके अपने लोग ही तो लिप्त नहीं है। कैसे ऐसा होता है अशोक भाई? आश्चर्य होता है इस देश में, पिछले 10 सालों में हर वो व्यक्ति विदेश भाग जाने में कैसे कामयाब होता है जिस पर कोई बहुत बड़ा आरोप लगा हो, जिस मुद्दे पर पूरे देश का जनमानस व्यथित हो, आलोड़ित हो, उसका मुख्य आरोपी विदेश भाग जाता है। वो जो पुल गिरा था, जो झूलता हुआ पुल था गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले, उसका मुख्य आरोपी भी विदेश भाग गया था। आश्चर्यजनक, मोरबी में ये भी विदेश भाग गया। न तो इसके लिए कोई रेड कॉर्नर नोटिस जारी होता है, न एयरपोर्ट्स पर अलर्ट होता है, कुछ नहीं होता, जबकि सबको मालूम होता है इतनी बड़ी घटना हो चुकी। अरे इसका भागने मतलब को ये तो है, भाई साहब, भागने को तो प्रज्वल रेवन्ना भी भाग गया था, ठीक है वापस प्रज्वल आ गया, रेवन्ना लेकिन भाग गया भागने को था, तो वो सही भी बात, भाग गया था। बिल्कुल, बिल्कुल। वो भी भाग गया था, सही बात। तो ये सब सरकार के संरक्षण और उसके उसके छाते के बिना नहीं हो सकता। कोई बहुत छोटे स्तर पर इतने बड़े लोगों को, इतने बड़े कांड के आरोपियों को नहीं बचा सकता। किसी दरोगा या एसपी के बस की बात तो नहीं है कि इतना बड़ा मुद्दा जिसमें 24 लाख या कितने लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है लोगों का। मैं आपके चैनल पर एक मांग करना चाहता हूं अशोक जी इस मुद्दे पर। हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर अरविंद कुमार दुबे, आप जानते हैं, बहुत बड़े रेटिना बिल्कुल। स्पेशलिस्ट हैं। हम्म। उन्होंने एक बात कही मुझसे कि देखिए आपने 12 घंटे पहले परीक्षा स्थगित, एक बच्ची का इंटरव्यू भी आया था, वो 600 किलोमीटर दूर से यात्रा करके अपने घर से परीक्षा केंद्र वाले शहर में पहुंची थी।
मेरी एक नागरिक के तौर पर इस सरकार से मांग है, और विपक्ष तक पहुंचे, वो भी सदन में रखे, कि इन परीक्षार्थियों को जो दूर से आए थे, दूर से सेंटर पर, उनको टीएडीए दिया जाए, उनका हर्जाना दिया जाए, वे जिस होटल में रुके थे उसका किराया दिया जाए। सरकार कुछ तो भुगते। वे बच्चे, आप सोचिए ना, कितने पैसे बर्बाद हो गए उन लोगों के। कब से चले थे, 2 दिन पहले गए होंगे उस शहर में जहां उनका परीक्षा का सेंटर था। कोई पूना पहुंचा होगा भोपाल और से, भाई कोई। साहब, जो हम लोगों की तरह मध्यवर्गीय परिवारों से आया है वही समझ पाएगा। आपने तो कम दिए हैं, सरकारी नौकरी में आपकी बहुत रुचि नहीं रही। मैंने तो सरकारी नौकरी की और परीक्षाएं दी हैं, आप जानते हैं। जी, तो मैं समझ सकता हूं कि वो किराए के पैसे देने में पिताजी की क्या हालत होती थी। कैसे हम लोग स्लीपर में बिल्कुल रिजर्वेशन सही, वगैरह नहीं सोचते थे, जनरल में बैठ के जाते थे, स्टेशन पर नहा धो लेते थे, एग्जाम देते थे और शाम की ट्रेन पकड़ के चले आते थे। भारत का बिल्कुल एक सही, बड़ा हिस्सा इस कंडीशन में गुजरता है भाई साहब, जिसके लिए अपने बच्चों को पढ़ा पाना, उनको फीस दे पाना, वो आसान काम नहीं होता है इस महंगाई के दौर में। और बिल्कुल। इन लोगों ने तमाशा बना के रख दिया है। जिस यूजीसी नेट की आप परीक्षा की बात कर रहे हैं भाई साहब, 1,000-1,200 रुपए उसकी फीस है। जी सर। 1,000-1,200 की फीस उसकी दिया होगा, उसके बाद तैयारी किया होगा और उसके बाद गया होगा बच्चा। और यूनिवर्सिटीज में ही होती है तो वो इकलौती बच्ची नहीं होगी। जैसे ग्वालियर में अगर होती है तो शिवपुरी का बंदा होगा, भिंड का बंदा होगा, मुरैना का बंदा बिल्कुल होगा, अंदर के गांव का। आप तो जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि कैसे कैसे दूसरे गांव है। प्रदेश के होंगे साइकिल अशोक से भाई, दूसरे प्रदेश के भी दूसरे होंगे। प्रदेश के होंगे। वो इटावा का बिल्कुल, हो सकता है, जालौन का हो सकता है। एकदम हो सकता है, बिल्कुल। तो अब ऐसे करके और आप परीक्षा कैंसिल कर देते हो, सीने पे किस तरह से पत्थर की तरह गुजरता है और अगली बार परीक्षा देना कितना मुश्किल हो जाता है। इस बात को तो समझने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई वही नहीं है, कंसिडरेशन ही नहीं है इन लोगों को। अपने बच्चे तो फर्स्ट कितनी अटेम्प्ट में आईएएस हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जितनी तैयारी उस वक्त कर रखी है विद्यार्थी ने, कि कल परीक्षा है, तो आज तक की उसकी फुल फ्लेज तैयारी है। अब अगर बिल्कुल। परीक्षा निरस्त होगी, अब कब होगी जरूरी नहीं है, उस अगली बार हो, वो 1 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, जरूरी नहीं उतनी तैयारी वो फिर कर पाए। इन 3 महीने में उसके घर में और कुछ घटना भी हो सकती है, शोक हो सकता है, हर्ष का दिल अवसर हो टूटता सकता है, है, दिल शादी टूटता है ब्याह हो आदमी सकता का। है, दिल टूटता है, उसका मनोबल गिरा हो सकता है, तो उसकी परीक्षा दोबारा, तैयारी परीक्षा की वैसी दोबारा नहीं हो पाती है, तो क्या होगा। लेकिन इस सरकार को ऐसा लगता है, इस देश के युवाओं से खास तौर से कोई वास्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसको। आपको न रोजगार दे रही है सरकार, प्रधानमंत्री कह देते हैं कि आपके स्टूडियो के सामने पकोड़े का ठेला लगता है, वो भी तो एक रोजगार है। एक संघ के बहुत बड़े पदाधिकारी कह चुके हैं, भीख मांगना भी तो एक व्यवसाय है इस देश में। तो क्या ये सरकार इस देश के करोड़ों लोगों को, जो कि इस वक्त इस दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है, और उस सबसे बड़ी युवा आबादी में सबसे ज्यादा बेरोजगार आबादी है, उसे पकोड़े के ठेले पर ही सीमित करके रख देगी, या उसे रोजगार मिलेगा, उसकी पढ़ाई पूरी होगी, उसकी परीक्षाएं। आप देखिए, पिछले कुछ समय में, कल परसों ही आंकड़ा आया, 65 परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं, जिनके पर्चे लीक हो चुके हैं। तो अशोक भाई, ये सरकार जो है वो हर तरह से कमजोर सरकार दिखाई दे रही है। न तो वो विपक्ष का सामना करने का साहस जुटा पा रही है सदन में, न जनता का सामना करने का साहस उसके पास सड़कों पर है, न वो परीक्षाएं ठीक से करा पा रही है, न वो देश की सीमाओं की रक्षा करने में समर्थ है। हम देख चुके हैं, चीन का नाम नहीं लेते प्रधानमंत्री। आंतरिक सुरक्षा का हाल यह है कि मणिपुर पर चर्चा कराने को तैयार नहीं है, राष्ट्रपति के अभिभाषण में मणिपुर का जिक्र नहीं है, और जिक्र है भी तो बड़े पॉजिटिव अंदाज में कि सरकार बहुत काम कर रही है। लेकिन असल बात यह है, जिस जुमले का मैं इस्तेमाल करता हूं उसे यहां दोहराना चाहता हूं, कि अब की बार सुपर वीक सरकार, अब की बार पेपर लीक सरकार। तो ये सरकार अगर ऐसे चलेगी, तो सचमुच अपनी कमजोरी को लगातार छुपाने की कोशिश में वो वही करेगी जो संसद का सत्र स्थगित करके कर रही है। और अगर सत्र ऐसे इसको चलेगा तो जनता की इसको बात कब इसको कहां अगर होगी। इसको अगर ये लोग मास्टर स्ट्रोक समझ रहे हैं तो ये नहीं समझ रहे हैं कि देश भर के सांसद देश में इस समय दिल्ली में हैं, हर समय नहीं होते हैं, अपने क्षेत्र में होते हैं। और अब बिल्कुल आपने उनको 3 दिन तक बिल्कुल फ्री दे दिया कि वो जंतर मंतर पे बैठना हो, जंतर मंतर पे बैठे, जुलूस निकालना हो, जुलूस निकालें। और वो करेंगे, निश्चित तौर से करेंगे। ऐसा नहीं कि अपने घर करे, में जाके सो जाएंगे, 4 तारीख का इंतजार करेंगे। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जितने भी लोकतांत्रिक तरीके हैं, कल मैंने देखा कि शायद वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा जी ने ट्वीट किया, एक बड़ी अच्छी सलाह मुझे लगी। उन्होंने लिखा है कि जय संविधान नाम से टेलीग्राम किए जाए लोकसभा अध्यक्ष को, पूरे देश के हाँ लोग, हाँ, बिल्कुल सभी पार्टियों बिल्कुल। के। और उसमें शायद कोई उन्होंने एक किसी हॉलीवुड की फिल्म का जिक्र किया, उसमें कोई ऐसा दृश्य था कि वो इस तरह के टेलीग्राम की बाढ़ में वो संबंधित व्यक्ति जिसको चेताना था, वो डूब जाता है एक तरह से। तो अगर क्रेडिबल हिस्ट्री के जरिए विनोद शर्मा जी की सलाह
विपक्ष के लोगों तक पहुंचे, पोस्ट कार्ड लिखें। कांग्रेस और विपक्ष के लोग सिर्फ पोस्ट कार्ड में लिखा जाए जय संविधान, पता लोकसभा अध्यक्ष नई दिल्ली, कम से कम 1-8 लाख पोस्ट कार्ड उनके घर पर भेजे जाए, ढेर लग जाए। यही गांधीवादी तरीका है। हमारे गांधी ने तो यही समझाया। जंतर मंतर पर बैठ जाएं, वहां एक मॉक पार्लियामेंट बना लें, अनुकृत संसद वहां बिठा रहे हैं, वहां नीट पर चर्चा करें और विद्यार्थियों को बुला लें, उनको भी शामिल करें। तो ऐसी सलाहें अगर उन तक पहुंचे, अब मुझे लगता है क्रेडिबल हिस्ट्री सारे लोग देखते हैं, तो वहां तक अगर ये बात पहुंचेगी तो अगले 3 दिन जब तक उन्होंने लोकसभा स्थगित की है तब तक भी एक मॉक पार्लियामेंट सड़कों पर चौराहे पर चलाएं, जंतर मंतर पर। क्या दिक्कत है? हम लोगों ने कॉलेज में किए ना मॉक असेंबली, मॉक पार्लियामेंट बनाए, उसमें एक प्रधानमंत्री बनकर बैठे, एक लोकसभा अध्यक्ष हो, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हो, बहस हो। और मेरा तो एक सुझाव और भी है, इन्हीं नीट के विद्यार्थियों की ही एक मॉक पार्लियामेंट जंतर मंतर पर बुलाई जाए और सांसद लोग बाहर दर्शक दीर्घा में बैठकर देखें, उन्हें बहस करने दें। उन्हीं में से एक व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष बने, उन्हीं में से एक प्रधानमंत्री बने। कितना संदेश जाएगा पूरे देश में, और सबको कवर करना पड़ेगा, सबको दिखाना पड़ेगा। जी अशोक जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका ये संदेश दूर तक पहुंचे, इसलिए इसका कट मैं ट्विटर पर भी लगवा दूंगा ताकि ये संदेश जो है कम से कम विपक्ष के नेताओं तक पहुंच जाए। वीडियो देखे ना देखे, लेकिन ट्विटर तो देखते ही हैं सारे लोग, तो वो पहुंचेगा वहां तक। एक बात पकौड़े और भीख की, यहां मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। पकौड़े और भीख, निश्चित तौर पे हमने देखा है कि पकौड़ा बेचकर या भीख मांगकर भी जिंदगी कट सकती है। जिंदगी कटना इतना मुश्किल काम नहीं है, जिंदगी सबकी कट जाती है। एक चीज होती है सम्मान, एक चीज होती है रोजगार सम्मान के साथ। जब आप पढ़ाई करते हैं, जब आप किसी योग्य होते हैं, तो आप सपना देखते हैं। हर व्यक्ति सपना देखता है कि हमें यहां तक पहुंचना है, और सरकार इसलिए चुनी जाती है कि उनको उनके सपने साकार करने में मदद कर सके। ये एक ऐसी बात है जिसको भुला दिया गया है। सरकार को उस प्राइवेट कंपनी की तरह मान लिया गया है, उस कारपोरेट की तरह मान लिया गया है जो लाभ के लिए काम करती है। सरकार लोकतंत्र में इसलिए बनती है ताकि सबसे आखिर में जो बैठा हुआ है उसकी आकांक्षा का भी ध्यान रख सके। इसीलिए सस्ते लोन शुरू किए गए, इसीलिए इंदिरा जी ने जब बैंकों का नेशनलाइजेशन किया तो गांव-गांव बैंक पहुंचे, इसीलिए गांव-गांव में स्कूल खोले गए ताकि बच्चे पढ़ सकें, इसीलिए कस्बे-कस्बे में कॉलेज खोले गए। अगर नहीं खोले गए होते तो हमारी, छोड़ दीजिए, हमारे जो पहले वाली पीढ़ी थी वो तो गांव में ही रह जाती, अपने धंधे करते हुए, वो पढ़ ही नहीं पाती। तो ये सपने पूरे करने के लिए, ये सम्मानजनक तरह से जीवन जीने के लिए ये छात्र संघर्ष करते हैं, पढ़ाई करते हैं, परीक्षा देते हैं। अपने जीवन के कई कई बरस जो है वो डिंजी से कमरे में दाल चावल बनाकर खाते हुए, दाल फ्राई चावल और रोटी खाते हुए हमने भी बहुत वक्त गुजारा है हॉस्टलों में और बाकी सब जगहों पे। तो इतना सारा बलिदान इसलिए करते हैं ताकि इसका उनको परिणाम मिले, वो बाकी जीवन सम्मानजनक तरीके से जी सकें। इस बात को अगर नहीं समझेंगे तो पकौड़े और भीख की बात करते रहेंगे। कुछ लोगों का सपना पकौड़ा बेचना भी हो सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो सकता है। उनको सुंदर दुकान मिले, उनको नगर निगम की गाली ना सुनना पड़े, उनको पुलिस की गाली ना सुनना पड़े, वो शांति से अपना बिजनेस कर सकें। और जिनका सपना नौकरी करना है, पत्रकारिता करना है, उनको पकौड़े ना बेचना पड़े। ये होगा तब जाके हमारा लोकतंत्र सफल होगा। और बाकी तो क्या है, बाकी पर हम लोग अशोक भाई हम लोग किसी काम को छोटा नहीं मानते। पकोड़े बेचने वाले के काम को भी, सवाल काम छोटा बड़ा होता ही नहीं। सवाल काम को छोटा मांगने का नहीं होता है भाई साहब, लेकिन यूके में या यूएस जो करना चाहता है, सही बात है। जो आदमी मशीन से जाता है, नीचे मैनहोल साफ करके आता है, एक तो मशीनें हैं वहां पर, खतरा नहीं होता है, वही आपके बगल में बैठ के कॉफी पीता है और किसी को दिक्कत नहीं होती है। हमारे यहाँ तो जाति से लेके, सामाजिक सिस्टम से लेके कुछ कामों को छोटा बना दिया गया है। जो लोग डायलॉग देते हैं कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, वो उन पकौड़े के दुकानों पर खड़े होकर पकौड़े भी नहीं खाएंगे। वो पकौड़े खाने भी किसी 5 स्टार में जाएंगे तो वो उनको छोटा मानते हैं। हम तो सड़क के लोग हैं, हम तो घूमते फिरते खाते पीते जिंदगी। सही बात, हम लोग तो खुद ही मजदूर। आज के लिए इतना ही, बिल्कुल आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आप सुनने वालों का।